हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप आप सारे ठीक हो। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द टॉपिक कॉल्ड बेस थ्योरम। आप सारे के सारे बच्चों ने इसे 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, बट डोंट माइंड, आप में से 99% बच्चों ने उसका रट्टा मारा हुआ है। काफ़ी बच्चे जानते नहीं कि बेस थ्योरम की डेरिवेशन क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे बना। तो आई होप 12वीं क्लास वाले बच्चे इसको ना देख रहे हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले देख रहे हो, ठीक है। तो पता होना चाहिए बेस थ्योरम क्या है, क्यों बना, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ से आया, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो मैं पहले 15 मिनट, देखो सवाल 12वीं वाले जो सवाल आपने पढ़े हैं उससे काफ़ी अच्छे खासे लेवल के सवाल हैं, बट शुरुआत के तो 5-6 सवाल मुझे तुम्हें वही कराने पड़ेंगे एक रिकॉल के लिए। बट सवाल कराने से पहले मैं 10 से 15 मिनट, ठीक है, बेसिकली बिताना चाहूँगा आपको कंसेप्ट समझाने में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट, ठीक है। तो पहले मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए एवरीवन, बेस थ्योरम। ओके, अच्छा, बेस थ्योरम वैसे ये जिसने बनाया उसके नाम पे पड़ा है थॉमस बेस। तो ऐसा कोई इंग्लिश या कोई ग्रीक या कुछ ऐसा वर्ड नहीं है जो कि वहाँ से डिराइव कर लिया गया हो और कोई आप इसका मीनिंग ढूंढते फिर, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली जिसने बनाया उसने अपने नाम पे रखा गया, उसी के नाम पे रखा गया बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम में हम लोग व्हाट वी डू एक्चुअली, हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बेस थ्योरम में ना हम लोग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यूजिंग प्रायर एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू ये सारी चीज़ें क्या हैं। बेस थ्योरम का मेन एम होता है फाइंड आउट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यूजिंग द प्रायर एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मैं प्रायर प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ। मुझे पता है काफ़ी लोगों ने हम लोगों ने बात की उसकी क्लासिकल अप्रोच, जब हम लोगों ने पढ़ी हो बेसिक प्रोबेबिलिटी की, तो क्लासिकल अप्रोच में मैंने बताया था कि इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है, इक्वली लाइकली होती है, और प्रायर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एवरी प्रायर डज नॉट नेसेसरली बी क्लासिकल इन द सेंस, मैं आपको प्रायर का मतलब ये समझाना चाहता हूँ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही आपके पास जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, इस तरीके से भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। सिंगल इवेंट्स जैसे मैं बात करता हूँ, इफ़ टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को अगर मैंने टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, आई नो हाफ हाफ आने वाला है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर मीन्स बिफोर मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है तो उसको हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर मेरे पास 5 कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 2 अनबायस्ड कॉइन है और 3 बायस्ड कॉइन है। बायस समझते हो ना, जिसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती। तो मेरे पास 2 बायस्ड कॉइन है, 3 अनबायस्ड कॉइन है। इफ़ आई हैव टू टॉस्ट अ कॉइन आउट ऑफ दीज 5 कॉइन, सो आई हैव 2 ऑप्शन, ईदर आई कैन टॉस्ट अ बायस्ड कॉइन और आई कैन टॉस्ट अ अनबायस्ड कॉइन, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल लिख दूंगा, अभी टेंशन मत लो। तो बायस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5 और अनबायस्ड कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटी। मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख ही देता हूँ। देखो, अगर मेरे पास 2 बायस्ड कॉइन है और 3 अनबायस्ड कॉइन है, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे बोले थे, कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। नंबरिंग अगर मैंने चेंज कर दी डजेंट मैटर। कहीं आप सोचो वो ये बोला था 2 लिख दिया इसकी जगह 3 लिख दिया, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। सो मुझे एक कॉइन सेलेक्ट करना है और कॉइन सेलेक्ट करके क्या नाम है फिर उसे उछालना है। तो सिलेक्शन ऑफ कॉइन, कौन सा कॉइन उछलेगा, उसके लिए कॉइन को उछालने से पहले आई नो दी प्रोबेबिलिटी कि बायस्ड कॉइन सेलेक्ट होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अनबायस्ड सेलेक्ट होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। लेट अस सपोज इसके लिए इवन इवेंट दे दो, इसके लिए E2 दे दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इफ़ जो कॉइन टॉस किया गया इफ इट इज़ अ बायस्ड कॉइन, तो आई होप क्लियर हो सबको, 2/5 एंड अनबायस्ड कॉइन 3/5। तो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ वो होती हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले, कॉइन को उछालने से पहले ही अगर मुझे देखना कौन सा कॉइन उछलेगा, ठीक है। तो बेसिकली बिफोर मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट वट एवर दी प्रोबेबिलिटी वी हैव विच इज़ कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बात क्लियर हो गई सबको प्रायर का मतलब। और भी बहुत सारे, देखो अगर आप किसी भी कंपनी के, अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरर है
आप सपोज करो मारुति का आपका एक प्लांट लगा हुआ है, आप उसके मैन्युफैक्चरर हैं, आपको 3 टाइप की गाड़ी बनानी है, स्विफ्ट बनानी है, वैगनार बनानी है, ब्रीजा बनानी है, ठीक है। आप लोग उन गाड़ियों को बनाने से पहले, मैन्युफैक्चर करने से पहले एक एस्टीमेट लेके चलते हैं कि किसकी कितनी कितनी गाड़ी बनाएंगे। लेट अस सपोज एग्जांपल ले लो, एक की 100 बनाएंगे, एक की 200, एक की 400, तो प्रोबेबिलिटी दैट पहली वाली गाड़ी की मैन्युफैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 700, 200/700 एंड 400/700। तो गाड़ी बनाने से पहले ही, ठीक है, तुम लोगों ने एक एस्टिमेशन देते ना इसकी इतनी इतनी बनेंगी, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट पहली वाली बने, दूसरी बने, तीसरी बने, दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो whenever we say प्रायर मीन्स बिफोर मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेक्टेशन रख के आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी इज नॉट नेसेसरली बी ऑलवेज इक्वली लाइकली। हेयर आर दी प्रोबेबिलिटीज इक्वली लाइकली? आर दीज प्रोबेबिलिटीज इक्वली लाइकली? नो। सो प्रायर डज नॉट नेसेसरली मीन्स इक्वल। आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ प्रायर इन द क्लासिकल अप्रोच वेयर आई, जहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा था इक्वली लाइकली वर्ड और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, ओके। एक बात ये होगी, फाइन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सो प्रायर की बात क्लियर हो गई, प्रायर सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब प्रायर के बेसिस पे हम लोग को पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। पोस्टीरियर इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पर क्या, सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ, मुझे फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी दैट जो मैंने कॉइन टॉस किया वो बायस कॉइन होना चाहिए एंड उसमें हेड आना चाहिए, हाँ। और मान लो प्रोबेबिलिटी वो अनबायस कॉइन होना चाहिए और उसमें हेड आना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। यूजिंग दिस, अगर मैं प्रायर इवेंट्स, जो मेरे प्रायर इवेंट्स होते हैं, अगर उन इवेंट्स पे कोई कंडीशन पुट करके, उन इवेंट्स पे कोई कंडीशन पुट करके अगर बेटा मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पता है, ये जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, आप आगे तक चाहे मास्टर्स, कहीं भी पीएचडी, कुछ भी करें, ये सारे कंसेप्ट एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे रहेंगे गाइस, ठीक है। मैं 12वीं के लेवल से नहीं पढ़ा रहा बिल्कुल प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल बच्चों की तरह, बिल्कुल नहीं। बट मैं ऐसे भी नहीं पढ़ा रहा कि मैं एकदम स्टैंडर्ड हाई लेवल पे लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बहुत चीज़ें बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझो इसको, ठीक है। तो बेटा जब भी हम इवेंट पे, प्रायर इवेंट्स पे, जो जिन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें बेसिकली आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही पता लग जाती है, उन पे अगर मैं कोई कंडीशन पुट करके उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो उसको बेटा हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? पता है, ये निकालने के लिए ना मुझे कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा, वो अभी आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट पहले अभी मेरी बात सुन लो। बेसिकली बेस थ्योरम का मतलब होता है, बेस थ्योरम में वी फाइंड द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायर इवेंट, ठीक है, विथ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायर इवेंट इज कॉल्ड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब आप लोग इसको पहले आराम से लिखो, फिर इसके बाद मैं एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे आपको यूज़ करनी है। बहुत आसान सा एग्जांपल एक मैं आपको ले लूँगा, बट पहले आप इसको आराम से, ओके गाइस। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज़, ठीक है। लेट अस सपोज एक आइटम है जो कि 2 मशीन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, 2 मशीन उसको प्रोड्यूस करती है, मशीन P, मशीन Q, ठीक है। मशीन P उस आइटम के मतलब 60% आइटम बनाती है, और मान लो मशीन P 40% आइटम बनाती है, ठीक है। मतलब जो आइटम मैन्युफैक्चर होना है, ठीक है, चाहे उसकी 1000 क्वांटिटी बने, लाख बने, 50 लाख बने, जितनी भी बने, उसमें से 60% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी मशीन P, हमने मान लिया, और Q करेगी 40%, ठीक है। अब सुनो, दीज आर कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटीज, जो हम डिसाइड कर चुके हैं। टोटल कितने भी बनाओ भाई, 60% का कॉन्ट्रैक्ट मशीन P को मिलेगा, 40% का कॉन्ट्रैक्ट मशीन Q को मिलेगा, ठीक, ओके। नाउ मुझे पता है आपको 12वीं क्लास की याद आएगी इस एग्जाम्पल को देख के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो, ओके। लेट अस सपोज मशीन P से 2% डिफेक्टिव आइटम बनते हैं और 98% नॉन डिफेक्टिव आइटम बनते हैं। सिमिलरली बेटा मशीन Q से 5% डिफेक्टिव आइटम बनते हैं एंड 95% नॉन डिफेक्टिव आइटम बनते हैं, ठीक है, बात क्लियर।
इसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम। ये ना बहुत जगह बेस थ्योरम में यूज हम करेंगे, ट्री डायग्राम। देखिए जरा ध्यान से सारे। मैं कुछ यहाँ पे बेसिकली नोटेशंस ले लेता हूँ। लेट अस सपोज E1 को मान लेता हूँ आइटम मैन्युफैक्चर बाय, लिख लेना मैं, मशीन P, ठीक है। इस 95% को ऐसे ले लो, बाय मशीन P। E2 मान लेता हूँ बेटा आइटम मैन्युफैक्चर बाय मशीन Q, और एक कंडीशन यहाँ पे चल रही है डिफेक्टिव आइटम की, सो D ले लेता हूँ डिफेक्टिव आइटम। ओके, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो लेट्स गिव द नोटेशन ऑफ एवरी probability. This is probability of E1. This is 40% is the probability of E2 beta. What about this 2% डिफेक्टिव आइटम? डिफेक्टिव को D माने, ऐसे बोल सकता हूँ इसको, probability of defective item given that from machine P. It's not like that. Conditional probability basically किसी इवेंट की, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, मुझे बताना, मैं ऐसे बोलता हूँ आइटम मैन्युफैक्चर बाय मशीन P, सिर्फ एक इवेंट नज़र आ रहा है। मैं बोलता हूँ probability of defective item मैन्युफैक्चर बाय मशीन P, दो इवेंट नज़र आ रहे हैं, डिफेक्टिव आइटम एंड आइटम मैन्युफैक्चर बाय मशीन P। तो probability of defective item given that item manufactured by machine P. What about this? Probability of non-defective item given that item manufactured by machine P. What about this? Probability of defective item given that item manufactured by machine this and non-defective item given that this. तो मैंने जो आपको बताया था ना, हमें बेस थ्योरम निकालनी है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी है यूजिंग दी प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड सर्टेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती है, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअली मैथमेटिकली पहले एक चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद आएगा कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैसे निकली। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सबसे लास्ट का है, बट पहले कुछ चीज़ समझो, ध्यान से सुनो बेटा। सारे बच्चे एक बात आराम से देखो, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन E1 है, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा? D इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अग्री करते हो सारे के सारे? और बच्चों प्रोबेबिलिटी D इंटरसेक्शन E1 क्या हो जाएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बोलो। तो अगर मुझे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन E1 निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 60% इंटू 2% करूँगा। मैथमेटिकली देखो ना, ये 2% है और ये 60% है। मैथमेटिकली समझो, फिर मैं कंसेप्चुअली पे भी आ रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होगा? 60% इंटू 2%, ठीक है। सब कहते हैं सर समझ में आ गया, आपने ऐसे कंडीशनल का फॉर्मूला लगा लिया यार, मल्टीप्लाई कर दिया, बट क्या मतलब, क्या समझाना चाहते हो सर आप कि ये D इंटरसेक्शन E1 का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है? ये अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। ज़रा देखो बेटा ध्यान से, बच्चों पता है मज़ा यार तभी आता है पढ़ने का यार, जब चीज़ें मतलब इन डेप्थ जाके समझी जाए, वरना तो क्या मज़ा। अब सुनो, एक बात बताओ, इसका मतलब देखो क्या है? D इवेंट क्या है? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव आइटम कहीं के भी हो, दो मशीन है मेरे पास P और Q, तो व्हेन आई से डिफेक्टिव आइटम देन आई एम टॉकिंग अबाउट ईदर फ्रॉम मशीन P और मशीन Q। इवन क्या है? ऑल दी मतलब आइटम मैन्युफैक्चर बाय मशीन P। अब देखो, एक सिनेरियो है आइटम मैन्युफैक्चर बाय मशीन P, एक सिनेरियो है डिफेक्टिव आइटम। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? वो डिफेक्टिव आइटम जो कि मशीन P ने मैन्युफैक्चर किए हैं। दोबारा सुनो, एक सिनेरियो आइटम मैन्युफैक्चर बाय मशीन P, ईदर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है डिफेक्टिव आइटम ईदर फ्रॉम मशीन P और मशीन Q। तो मशीन P के द्वारा सारे आइटम और डिफेक्टिव आइटम P और Q दोनों के, तो कॉमन क्या होगा? वो डिफेक्टिव आइटम जो मशीन P ने मैन्युफैक्चर किए हैं, यही होगा इसका मतलब।
डिफेक्टिव आइटम मैन्युफैक्चर बाय मशीन पी। तो मेरी बात सुनो, मशीन पी ने 60% आइटम बनाए जिसमें से 2% डिफेक्टिव हैं। तो कितने डिफेक्टिव हैं? कितने डिफेक्टिव हैं? 2% ऑफ 60%। 60% में से 2% डिफेक्टिव आइटम है मशीन पी के द्वारा। मान लो ऐसे सुनो, टोटल 1000 आइटम है, मानते हो 1000 आइटम, एक एग्जांपल लिया, 60% मशीन पी ने बनाए, 600 बनाए, जिसमें से 2% डिफेक्टिव है। तो 600 का 2% यानी 12 डिफेक्टिव है। तो तुमने क्या किया, 1000 इंटू 60% इंटू 2%। क्लियर? यहां पे 1000 टोटल तो है नहीं, तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम यूनिट हम 1 लेके चलते हैं। समझ गए? नहीं समझे? दोबारा देख लो। क्या टाइम, इतना चिल्ला चिल्ला के बोला मैंने यार, समझ आना चाहिए आपको प्लीज। ठीक है, 60% में से 2% डिफेक्टिव है। मैथमेटिकली तो यार मुझे नहीं मजा आता मैथमेटिकली डिराइव करके प्रोबेबिलिटी, नो, कंसेप्टली समझेंगे ना तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो आउट ऑफ 60% 2% आर डिफेक्टिव, so 60% into 2%. Similarly, I can use all the intersection in this form. I don't need to explain this now. I have explained you everything. आप बाकी दो खुद समझ सकते हैं। ओके 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 जी। कितना है गाइस? ठीक है, ये क्या हो गया? नॉन डिफेक्टिव आइटम बाय मशीन पी, डिफेक्टिव आइटम बाय मशीन क्यू, नॉन डिफेक्टिव आइटम बाय मशीन पी। अब बड़ा सिंपल सा एक फंडा मैं बोलता हूँ, बहुत सिंपल सा। मैं एक सवाल लिखता हूँ, बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, यानी डिफेक्टिव आइटम डी माना है, यानी हमें सिंपली क्या निकालना है गाइस? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ओके, बट वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम हैज टू एस्पेक्ट, ईदर फ्रॉम मशीन पी और मशीन क्यू। ठीक है, सो फ्रॉम मशीन पी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव? डी इंटरसेक्शन E1 एंड फ्रॉम हेयर डी इंटरसेक्शन E2। निकाला हुआ तो है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी डी E1 E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन E2। ठीक है, मैथमेटिकली भी हमने डिराइव किया था। बड़ा से कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? बच्चों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव आइटम की फ्रॉम मशीन पी, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम जो मशीन पी से निकले कितने, तो फ़र्क है। ठीक है, आराम से दोबारा देख लेना, फ़र्क है। ठीक है, ओके, 2% डिफेक्टिव निकलेंगे तो कितने डिफेक्टिव होंगे? 60% इंटू 2%। ठीक है, ओके, ये आप पुट कर लोगे आराम से वैल्यूज गाइज। आई होप मैंने जो भी मैथमेटिकली लिखी थी वहाँ से निकाली है मैंने। बाकी 60% का ये है क्या, 60 इंटू 2% ना, 60% की नोटेशन ये है और 2% की नोटेशन ये है। सो सिंपल। अब सुनो मेरी बात, मुझसे बोला गया वन आइटम is randomly drawn and found to be defective. Okay, find the probability that item is manufactured by machine P। सुनना ध्यान से क्या बोला है, एक आइटम रैंडमली उठाया और वो आइटम डिफेक्टिव निकल गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आइटम मशीन पी ने मैन्युफैक्चर किया होगा, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आइटम मैन्युफैक्चर बाय मशीन पी गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव। दिस इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायर इवेंट विथ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसे क्या लिख सकते हो?
इवन इंटरसेक्शन डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, बड़ा सिंपल है, मैथमेटिकली लिखा है हम लोगों ने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। इसके बाद बच्चों ये जो डी इंटरसेक्शन इवन है वो यही है ना, जिसका फॉर्मूला ये है क्या, इधर लिखूं, प्रोबेबिलिटी इवन इंटू प्रोबेबिलिटी डी गिवन इवन, हाँ, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये रहा। मुझे पूरी उम्मीद है काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यही फॉर्मूला तुम लोग 12th क्लास में रट्टा मारते हो, है ना, ये होता है ना बेस थ्योरम का फॉर्मूला, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला। बेस थ्योरम पेपर में कभी कभी बच्चे कहते हैं हम पहचान नहीं पाते सर कैसे होता है। एक और तरीका बता दो, अगर आपको कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है और इसी की रेसिप्रोकल प्रोबेबिलिटी की डिमांड अगर वो करता है तो बेस थ्योरम अप्लाई होता है। बाकी कंसेप्चुअली समझाया, किसी कोई इवेंट दे रखा हो, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी कंडीशन पे मांगी हो तो बेस थ्योरम लगेगा। आई होप सबको समझ में आया हो, अच्छे से सबको समझ में आया। अच्छा, आइटम मैन्युफैक्चर बाय मशीन क्यू होता तो यहाँ E2 आ जाता, सिंपल, ठीक है। तो बच्चों इसी एग्जांपल के साथ मैं बेस थ्योरम का कंसेप्ट खत्म करता हूँ, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ जो इवेंट, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन होती है, उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टोटल प्रोबेबिलिटी की अगर वो डिमांड करता है तो वो ऐसे निकलेगा। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होती है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होती है विद सर्टेन कंडीशन, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी की डिमांड करता है तो वो ऐसे निकलेगा बेटा। अब मैं बार बार ऐसे समझाऊंगा नहीं, मैंने अच्छा खासा समय लगा लिया, पेपर में भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूले वाइज ही करना। और अगर तुम्हें पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी की डिमांड करता है, प्रायर इवेंट की प्रोबेबिलिटी की डिमांड करता है विद सर्टेन कंडीशन विच इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज द वे, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिए आराम से, और जहाँ से हमारी बुक में बेस थ्योरम शुरू हुआ है वहाँ से शुरू हो जाओ सारे के सारे, ठीक है। पेपर में कुछ कुछ सवालों में ये ट्री डायग्राम काफ़ी काम आते हैं, कभी कभार एग्जामिनर बोलता है ट्री डायग्राम बना के भी सवाल करो, तो जहाँ जहाँ पे ट्री डायग्राम की पॉसिबिलिटी होगी वो मैं बनाऊंगा सारे के सारे। जहाँ एक नॉर्मल कर सकते हो नॉर्मल भी कर सकते हो, बाकी हर किसी को ट्री डायग्राम से भी कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट ये फॉर्मूला मैं चाहूँगा आप सारे बच्चे अप्लाई करें अच्छे से, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी सवाल, ठीक है। तो अब आप लोग प्लीज़ मेरे साथ साथ बेस थ्योरम के सवाल कीजिए, मतलब अभी इसके बाद का पोर्शन ना देखिए, स्टॉप कीजिए वीडियो को, बेस थ्योरम खत्म कीजिए और डाउट्स को एक बार ही देखिए जो मैंने सारे सॉल्यूशन किए हुए, ठीक है। तो अब मैं आगे सवाल करने लगा हूँ, आप लोग भी प्लीज़ सवाल करेंगे। तो मैं बुकलेट निकाल लूँ, आप लोग भी निकाल लीजिए, टिक 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 टिक, फाइन। आई होप सबने जो पहला सवाल हो वो कर लिया हो, ठीक है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 87, बट मैं तो आराम से सारे करूँगा। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन A, B, C मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ द टोटल of their output, 5%, 2% and 4% and 2% are known to be defective bolt. A bolt is drawn at random from the produce and it's found to be defective. What is the probability it was manufactured by machine A and machine B? और बिल्कुल पिछले वाले सवाल जैसा ही है, ठीक है। 87, 3 इवेंट मान लेता हूँ। पहला, आइटम मैन्युफैक्चर बाय मशीन A, E2, manufactured by machine B, E3, manufactured by machine C. D डिफेक्टिव ले लेते हैं, ठीक है। probability of defective by machine A 5%। अच्छा, probability of even भी तो है, कितना है, 25%, 35%, 45%, ओके। एंड डी इंटरसेक्शन इवन कितना, डी गिवन इवन है मेरे पास 5%, डी गिवन E2 है मेरे पास बेटा 4%, और ये है 2%, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ये E1, E2, E3 इवेंट होते हैं ना, ठीक है, ये बेसिकली इन तीनों का टोटल हमेशा 1 बनता है। ये तीनों सैम्पल स्पेस के आप ऐसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, और सारे इवेंट कवर करते हैं, एग्जॉस्टिव भी बोल सकते हो आप इसको बेसिकली, ठीक है। दीज आर एग्जॉस्टिव एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, भूलना मत। द प्रायर इवेंट्स आर
under the Bayes theorem condition the prior events are mutually exclusive and exhaustive both, so that तीनों का टोटल भी 1 आता है और इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता. ओके आगे देखते हैं. पहला बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए. तो फर्स्ट पार्ट इज इजी गाइस, आपको E1 गिवन ए डी निकालना है. हाँ तो आराम से हो जाएगा E1 डी गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 डी गिवन E1 प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी डी गिवन E2 एंड प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी डी गिवन E3. आई होप सबको क्लियर हुआ अच्छे से. ठीक है बेटा. व्हेन वी मूव टू द सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, मशीन बी और सी, मतलब बी और सी E2 यूनियन E3 गिवन डी. मैंने बताया था ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं, एग्जॉस्टिव भी होते हैं. भाई वो अपने आइटम बना रही है, अपने आइटम बना रही है, क्या लेना देना. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी E2 गिवन डी प्लस प्रोबेबिलिटी E3 गिवन डी. हाँ और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 गिवन डी, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना ये सब प्रोबेबिलिटी समीशन EI गिवन डी इज ऑलवेज 1. ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंट लोगे सारे और गिवन इवेंट सेम चलेगा तो टोटल तो 1 ही बनेगा. ठीक है. तो फर्स्ट का मैं आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन, दैट यू कैन डू इट योर ओन, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा. फाइन, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. अच्छा सवाल है, देखिए. कह रहा है इफ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस 90% एक्सेप्टेबल आइटम. If it is incorrectly set up, it produce only 40% acceptable item. Experience shows that 80% of setups are correctly done. If after a certain setup, out of the first 2 item produced, first is found to be acceptable and second is unacceptable, what is the probability that machine is correctly set up? पहले तो ये देखो कौन सा इवेंट इंडिविजुअल इवेंट है और कौन सा इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो जो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि 90% एक्सेप्टेबल आइटम, तो एक्सेप्टेबल की प्रोबेबिलिटी 90% है, बट वो एक कंडीशन पे डिपेंड करती है. क्या कि अगर मशीन करेक्टली सेटअप होगी तो ही 90% आइटम एक्सेप्टेबल होंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल आइटम गिवन दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप, तो 90% इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Similarly, the 40% also the probability of acceptable item, but again it depends on the condition that machine is incorrectly set up. ठीक है. तो जो acceptable probabilities आपको दे रखी हैं वो दोनों probabilities conditional probability है, क्योंकि वो एक condition पे depend करती है, या machine correctly setup होगी या machine incorrectly setup होगी. ठीक है बेटा. उसके बाद आपको ये बोला हुआ है कहाँ गए, हाँ, एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ सेटअप्स आर करेक्टली डन. पास्ट एक्सपीरियंस ये शो करता है, जो कि प्रायर वाली बात की जा रही है, कि 80% करेक्टली सेटअप होते हैं. ठीक है, यानी 20% इनकरेक्टली सेटअप होते हैं. तो ये दोनों के दोनों आपके प्रायर प्रोबेबिलिटी के लिए इवेंट हैं. ठीक है, मैं छोटा सा एक ट्री डायग्राम से इसको दर्शा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 88. उसके बाद जो मांगा है वो बात की बात है, बट देखो दो चीज़ें हैं, या तो करेक्टली सेटअप या इनकरेक्टली सेटअप. हाँ बेटा, करेक्टली सेटअप में आइटम एक्सेप्टेबल हो रहे हैं और आइटम अनएक्सेप्टेबल हो रहे हैं. इसमें 90% एक्सेप्टेबल है, इसमें 10% अनएक्सेप्टेबल है. और बच्चों इसमें 40% एक्सेप्टेबल है और इसमें 60% एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है. ठीक है. अब जो प्रोबेबिलिटी मांगी है वो ध्यान से समझो. उन्होंने बोला, उन्होंने 2 आइटम निकाले, हमने 2 आइटम निकाले और उसमें से पहला एक्सेप्टेबल हुआ, दूसरा अनएक्सेप्टेबल हुआ. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, मशीन करेक्टली सेटअप हो. वी हैव टू फाइंड आउट दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप गिवन दैट फर्स्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल एंड सेकेंड इज अनएक्सेप्टेबल. हाँ, व्हाट टू से, यही होगा. ठीक है ना बच्चों. तो करेक्टली सेटअप को लेट अस सपोज मैं E1 मान लेता हूँ और इसको E2 मान लेता हूँ. हाँ,
और ये जो आइटम गिवन आइटम है इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज इसको एम दे दे, ठीक है, कि एम क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी इवन गिवन एम, हमें एक प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद सर्टेन कंडीशन, ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट दिस। तो सबसे पहले वी नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, करेक्टली सेटअप कितना है 80%, हाँ, एंड वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्टली सेटअप 20%। देखो सिस्टमैटिकली सवाल करना है आपको बहुत, ठीक है, हवा में नहीं आंसर देना फटाफट से। अब आपको पता है जब आप लोग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालते हो विद सर्टेन कंडीशन, तो आपको एक कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी गिवन होनी चाहिए, मतलब एम गिवन E1 और एम गिवन E2 होना चाहिए पता, तभी तो निकल पाएंगी, ठीक है। देखो आपने जब ये पता लगा लिया बेटा, एक प्रायर इवेंट आपको दे रखा है और प्रायर की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद सर्टेन कंडीशन, तो आपको दो चीज़ों की दरखास्त है, रिक्वायरमेंट है, एक तो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ एज वेल एज जो गिवन इवेंट है उस गिवन इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद दिस टू बी अ गिवन इवेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे एम गिवन इवन की, मतलब समझना ध्यान से इसका, एम का मतलब क्या है, फर्स्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल एंड सेकेंड इज अनएक्सेप्टेबल गिवन दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप। तो अगर मशीन करेक्टली सेटअप हो और पहला आइटम, यही बोला है ना यार, कहाँ गया भाई, ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्टेबल सेकेंड अनएक्सेप्टेबल, तो हमें प्रॉपर्टी निकालनी है पहला आइटम एक्सेप्टेबल दूसरा अनएक्सेप्टेबल। तो पहला और दूसरा ऐसे जब निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, देयर इज सेकंड रेड बॉल आई तो फर्स्ट क्या हुई, बार बार मैं ये वाला एग्जांपल आपको दे रहा हूँ आपको के दिमाग में डालने के लिए। करेक्टली सेटअप हुई है, यानी करेक्टली सेटअप हुई है तो पहला एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल करेक्टली सेटअप से उठाना है, तो पहला एक्सेप्टेबल दूसरा अनएक्सेप्टेबल, 9/100, ठीक है। सिमिलरली machine is correctly, sorry, first is acceptable second is unacceptable given that machine is incorrectly set up, हमें ये भी तो चाहिए होता है ये निकालने के लिए। तो इनकरेक्टली सेटअप में पहला एक्सेप्टेबल और दूसरा अनएक्सेप्टेबल 40%, 60%, 24/100, ठीक है बेटा। अब आई थिंक ये प्रॉबिलिटी निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मान लो अगर सवाल में ये बोलता कि करेक्टली सेटअप गिवन दैट वन इज एक्सेप्टेबल एंड अदर इज अनएक्सेप्टेबल, वन इज एक्सेप्टेबल एंड अदर इज अनएक्सेप्टेबल, तो हमें दो केस बनाते, पहला एक्सेप्टेबल दूसरा अनएक्सेप्टेबल, प्लस पहला अनएक्सेप्टेबल दूसरा एक्सेप्टेबल। जब फर्स्ट और सेकंड बोल दिया तो यही है, जब वन और अदर बोलता है तो फिर हमें केसेस बनाने पड़ते ना, ठीक है। तो आई थिंक इसका फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि मुझे बना दूँ, चलो ये निकलेगा कैसे, प्रोबेबिलिटी इवन गिवन एम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी इवन इंटू प्रोबेबिलिटी एम गिवन इवन, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेशन बता दिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको, इवन एम गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन E2। आई होप सारे के सारे बहुत ही प्यार से इसमें पुट कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, ओके। इसके बाद इसका एक सेकेंड पार्ट और है बेटा, जिसमें बच्चों बोला हुआ है इफ़ द मशीन प्रोड्यूस फर्स्ट टू आइटम, दो आइटम बनाया दोनों एक्सेप्टेबल हुए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मशीन इज करेक्टली सेटअप, ठीक है। आपसे पता है क्या बोले आप, सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे मांगी है बट अब गिवन इवेंट चेंज कर दिया, गिवन आइटम बोला है यहाँ पे बोथ आइटम आर एक्सेप्टेबल, ठीक है, फाइन। तो एक काम कर लें, इसको n मान लें, तो वी हैव टू फाइंड आउट इवन गिवन n। सो नाउ व्हाट वी नीड E1 E2, वो तो है ही मेरे पास, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 80% है, ये 20% है, लिख दूँ दोबारा क्या, 0.8 0.2, ठीक है। वी नीड n गिवन इवन, क्या मतलब है, बोथ आइटम आर एक्सेप्टेबल एंड मशीन इज करेक्टली सेटअप, तो पहला भी एक्सेप्टेबल और दूसरा भी एक्सेप्टेबल। सिमिलरली n गिवन E2 बोथ आर एक्सेप्टेबल गिवन दैट मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप, यानी 40% इंटू 40%। देखो पता है अब ऐसे सवाल नहीं होंगे कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट गिवन होंगी, ये तुम्हें निकालनी पड़ सकती है बेटा, ठीक है। मज़ा आने वाला है सवालों में बहुत आ गया, 16/100, ठीक है। आई होप आराम से निकाल लो इसको।
अगला कह रहा है आपको, हमने कौन सा किया अभी, 88 90 करते हैं। द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बाय एन एक्सपर्ट ऑन अ फायर एक्सीडेंट आर समराइज बिलो। प्रोबेबिलिटी देयर कुड हैव बीन अ शॉर्ट सर्किट 0.8, probability LPG cylinder explosion is 0.2, chances of fire accident is 30% given a short circuit and 95% given a LPG। साफ साफ पहली दो probabilities आपको एक प्रायर probabilities हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और थर्ड पॉइंट की probability साफ साफ लिखा है कंडीशनल probability। तो पहले ये इन्फॉर्मेशन लिख लें। 90 E1 ले लेते हैं जो शॉर्ट सर्किट से होता है, हाँ, और बेटा E2 ले लेते हैं जो कि LPG एक्सप्लोजन से होता है। पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है मेरे पास, अगेन 80% है इसमें भी, एंड 0.2 इज द E2। ओके, फायर एक्सीडेंट एक ए इवेंट ले लो जो कि मैंने एक्स माना हुआ आंसर में, तो एक्स ले फायर एक्सीडेंट। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर एक्सीडेंट गिवन दैट अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए वो है 30%, एंड LPG एक्सप्लोजन से हो जाए वो है 0.95। ठीक है, हमें निकालना है बेस्ड ऑन दीज व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ फायर। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ फायर, प्रोबेबिलिटी दैट मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ फायर शॉर्ट सर्किट, ठीक है, फाइन, गिवन दैट फायर अकर, साफ साफ बोला है फायर की वजह से, फायर लग चुकी है, आग लग चुकी है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला रीज़न कौन सा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा या LPG एक्सप्लोजन होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट गिवन दैट गिवन दैट फायर एक्सीडेंट एंड LPG गिवन दैट फायर एक्सीडेंट। आप ये दोनों फॉर्मूले, दोनों चीज़ें बेस थ्योरम से बड़ी प्यार से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जिसका आंसर सबसे ज़्यादा होगा वो मोस्ट प्रोबेबल कॉज बनेगा फायर एक्सीडेंट का। ठीक है, ओके। 91 बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहा है अ मैन हैज़ 5 कॉइन, वन ऑफ विच हैज़ 2 हेडेड कॉइन, ही रैंडमली टेक्स आउट अ कॉइन एंड टॉस्ड इट 3 टाइम्स। ठीक है, एक बंदे के पास 5 सिक्के हैं जिसमें से एक सिक्का 2 हेडेड है, दोनों तरफ हेड, शोले वाला सिक्का, समझ गए ना, दोनों तरफ हेड आ गया। ही रैंडमली टेक्स आउट अ कॉइन एंड टॉसेस 3 टाइम्स, 3 बारी फेंकेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल फॉल हेड अपवर्ड ऑल द टाइम्स, एंड इफ इट विल फॉल हेड अपवर्ड ऑल द टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कॉइन विद 2 हेडेड कॉइन। सो आई हैव 2 ऑप्शन। सबसे पहले अभी अगर मैं बेस थ्योरम के बारे में ना सोचूं इस सवाल को लेके, तो आराम से अगर आप सारे देखें, सवाल नंबर कौन सा है, 91। ठीक है, मेरे पास 2 इवेंट हैं, 1 2 हेडेड कॉइन है बेसिकली, ये ऐसे ले लेते हैं, 2 हेडेड कॉइन एंड अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, 2 हेडेड कॉइन 1 है ना, और अनबायस्ड कॉइन 4 है। आप कह रहे हैं कॉइन को हमने 3 बार उछालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, सिर्फ इतना लिखा है। बड़ा मुश्किल है पहली बारी में जज करना कि बेस थ्योरम, अभी तो बेस थ्योरम की हेडिंग है, बेस थ्योरम पढ़ा रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, समझो, उसने बोला कि जो 2 डिफरेंट तरीके के कॉइन है उनमें से किसी को भी एक को 3 बारी फेंका और प्रोबेबिलिटी निकालनी हेड आए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हेड आए, तो हेड या तो 2 हेडेड को फेंको तब भी आ सकता है, और जब अनबायस्ड को 3 बार उछालो तब भी आ सकता है। तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉइन को टॉस करने से पहले कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद टॉस करना पड़ेगा, उसके बाद हेड आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी। तो सबसे पहले लेट्स सेलेक्ट द कॉइन। सो आई हैव 2 ऑप्शन, ईदर इट कैन बी अ 2 हेडेड कॉइन और ईदर इट कैन बी अ अनबायस्ड कॉइन। ओके, ये क्लियर हो गया सबको अच्छे से। जब तक तुम्हें एक ही कॉइन होता तो कोई टेंशन नहीं थी, कोई बेस थ्योरम नहीं, कॉइन उछाला, कॉइन है मेरे पास एक पड़ा हुआ, सो एक बारी उछाल 3 बारी उछाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बट यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके के सिक्के हैं यार, तो पहले सेलेक्ट करेंगे कॉइन को, फिर हेड आएगा, वो होगी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कि इस कॉइन को उछालने में हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आती है। जैसे हमने देखा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम निकाली थी हमने, डिफेक्टिव ईदर फ्रॉम मशीन P एंड मशीन Q, तो दोनों केसेस लिए था ना। ठीक है, अब हमें जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको लेटर सपोज मैं A मान लेता हूँ, हाँ, जो जिसका मतलब है हेड अपवर्ड
ऑल दी टाइम्स, हाँ, कि हमेशा हेड आए। ठीक है जी, आराम से देखो, हमेशा हेड आए गिवन दैट अगर वो टू हेडेड कॉइन हो, इस पर कंडीशन पुट होगी ना बेटा, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना चाहता हूँ, बट कौन से कॉइन में से यार, तो वो गिवन भी तो देना पड़ेगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल निकालना था, किससे, करेक्टली सेटअप से, इनकरेक्टली सेटअप से। ठीक है, तो दो हेडेड कॉइन को कितनी बारी भी उछालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 होती है। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दिस अनबायस कॉइन, अनबायस कॉइन को अगर उछालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, 1/8। ठीक है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपवर्ड ऑल द टाइम। इसके दो सिनेरियो हैं, ईदर इट कैन बी फ्रॉम मशीन, नॉट मशीन, आई एम सॉरी, फ्रॉम टू हेडेड कॉइन और फ्रॉम अनबायस कॉइन। इफ़ यू रिमेंबर, इसको हम क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू, मैं समझाऊंगा भी आपको, देखो उसको, आई एम प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2। भूल जाओ नोटेशन, समझ लो ऐसे। मुझे अगर प्रोबेबिलिटी हेड निकालनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कॉइन को छानने से पहले कॉइन सेलेक्ट होगा, मान लो टू हेडेड सेलेक्ट हुआ 1/5, फिर उसमें हेड आया 1, अनबायस सेलेक्ट हुआ 4/5, फिर उसमें हेड आए हमेशा 1/8। समझ गए। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है बच्चों, इफ इट ऑलवेज फॉल हेड अपवर्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द कॉइन विथ टू हेडेड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट इज द टू हेडेड गिवन दैट हमेशा हेड आए। सो प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1, आई थिंक डिनोमिनेटर में जो ये सारा आता है यही आता है ना, जो यहाँ से आ ही चुका है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो कैलकुलेशन इज़ अप टू यू, आप कर लोगे। मेरी कैलकुलेशन में कोई स्टेप कंसेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिस्टेक के लिए अगर मेरी हो तो मैं अभी से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 92 बिल्कुल 91 जैसा है, उसमें कॉइन को 3 बार उछालने की जगह एक बार ही उछाला गया है। तो 92 में वो ये, अब बॉक्स, चलो मैं लिख देता हूँ, हेडिंग कर देता हूँ थोड़ा सा। 3 कॉइन है, 3 कॉइन में बॉक्स कंटेन 3 कॉइन्स विथ हेड ऑन ईच साइड, 4 कॉइन। अच्छा 92, 3 कॉइन जो टू हेडेड है, फिर उसके बाद 4 कॉइन जिसमें विथ टेल ऑन ईच साइड, ठीक है, बोथ साइड टेल, एंड 4 और 3 7, और 2 अनबायस कॉइन है। ठीक है, तो अगेन वही E1 E2 E3, फाइन। तो सिलेक्शन के लिए आराम से 3/9, 4/9 एंड 2/9। ठीक है, आगे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हेड अपवर्ड ऑल द टाइम। हेड हमेशा है, कॉइन को छाला कितनी बार है, एक ही बार उछालना है, कोई भी एक कॉइन सेलेक्ट करके एक बार उछालना है। हेड अकर्स ऑल द टाइम, यह हेड अकर्स लिख लो, नॉट ऑल द टाइम्स, क्योंकि एक ही बार उछाला है। प्रोबेबिलिटी हेड अकर पहले वाले में कितनी है, 1। प्रोबेबिलिटी हेड अकर अगर मैं इनमें से कोई एक उछलता है तो 0, और प्रोबेबिलिटी हेड अकर इनमें से कुछ उछलता है तो 1/2। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, दिस इंटू दिस, 3/9 इंटू 1, 4/9 इंटू 0, 2/9 इंटू 1/2। ठीक है, यही होगा। सो आई थिंक 18 एलसीएम आ जाएगा, 9 2 6, या क्या एलसीएम लेना, काटो, 4/9 इज द आंसर। ठीक है, फाइन, लिख लो इसको आराम से। कह रहे हैं अ ट्रांसमीटर इज सेंडिंग अ मैसेज बाय यूजिंग अ बाइनरी कोड, नेमली अ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड 1। ईच ट्रांसमिटेड बिट 0 और 1, इन्हें बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं हम लोग, मस्ट पास थ्रू 3 रेली टू रीच द रिसीवर। 3 रेली से होके उन्हें गुजरना है, उसके बाद रिसीवर तक पहुंचेगी। एट ईच रेले द प्रोबेबिलिटी इज 0.2 दैट अ बिट सेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द
रिसीवर और रिवर्सल, मतलब जो भी सिग्नल उसको मिला उसने सामने वाले को अगर दूसरा सिग्नल ट्रांसफ़र किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, मतलब झूठ बोला 0.2 और सच बोला तो ऑब्वियसली 0.8 है। अज्यूमिंग दैट दी रिले ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब प्रोबेबिलिटी फ़र्क नहीं पड़ेगी किसी की भी। बना रखा है ट्रांसमिटेड रिले 1 को देगा, रिले 1 रिले 2 को देगा, रिले 2 रिले 3 को देगा एंड रिले रिसीवर को देगा, ठीक है। If one is sent from the transmitter, what is the probability that one is sent by all three relay? If one is sent from the transmitter, what is the probability one is received by receiver? Suppose 70% of all bit sent from the transmitter are 1. If one is received by the receiver, what is the probability that a 1 was sent? मतलब आप अभी सारे के सारे पार्ट में ट्रांसमीटर ने रिले 1 को 1 दिया, तो बच्चों जब हम ना पता है 3 या 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जगह से होके गुजरते हैं तो कोशिश करा करो ऐसे सवालों में वेन डायग्राम नहीं, सॉरी नॉट वेन डायग्राम, ट्री डायग्राम अप्लाई करो। देखो कैसे, आराम से देखना, बहुत आराम से। कौन सा है? 93। बहुत मज़ा आएगा पता है आप लोगों को। ट्रांसमीटर, हाँ, ने किसको देना है? रिले 1 को, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसमें ट्री डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो ये भाई साहब रिले 2 को देंगे, या तो सही सिग्नल या गलत सिग्नल, या गलत सिग्नल या सही सिग्नल। ये भाई साहब रिले 3 को देंगे, ठीक है, या तो गलत सिग्नल या सही सिग्नल, या गलत सिग्नल या सही सिग्नल। ये रिसीवर को देगा, रिसीवर को देगा, रिसीवर, 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 हाँ, ठीक है। ऐसा पूरा एक पार्ट चलेगा। ये रिले 1 को देगा, ये तो इसको ऑब्वियसली जो सिग्नल देगा वो तो गलत सही क्या, उसके पास जो सिग्नल है उसने उसको दे दिया। अब ये इसको या तो सही से गलत सिग्नल दे या सही दे, ये इसको गलत दे या सही दे, ये इसको गलत दे या सही दे, इस तरीके से पूरा एक चार्ट बनेगा। पहले पार्ट में ये बोला हुआ है कि ट्रांसमीटर ने 1 सेंड करा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 सबके पास आ जाए। दूसरे पार्ट में भी बोला हुआ है ट्रांसमीटर ने 1 सेंड करा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रिसीवर भी 1 रिसीव करे। तो पहले एक काम करते हैं, हम मान के चलते हैं इसके पास 1 आया है, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये इसको 0 दे या ये इसको 1 दे, या तो ये इसको, मैं ऊपर वाला झूठ लेके चलता हूँ, नीचे वाला सच, ठीक है। या तो ये इसको 1 दे, या तो ये इसको 0 दे, या तो ये इसको 0 दे, या तो ये इसको 1 दे, ठीक है। नाउ इधर आ जाओ, 1 है ना इसके पास, तो ये झूठ मतलब या तो ये इसको 0 दे या तो ये इसको 1 दे, ठीक है। इसके पास 0 है ना, तो या तो ये इसको 1 दे और या ये इसको 0 दे, ठीक है। इधर लिख दूँ, ये इसके पास 0 है ना, तो या तो ये इसको 1 दे या इसको 0 दे, ठीक है। इसके पास 1 है, या ये इसको 0 दे या ये इसको 1 दे, ठीक है। तो मेरा बोर्ड अगर छोटा पड़ गया हो तो प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से बना लें। लेट मी बेसिकली रिवाइज एवरीथिंग अगेन सो दैट मेरी कोई छोटी मिस्टेक ना हो जाए। 1 0 1 0 1 0, ठीक है। इधर 1 है, 0 1, इधर 0 है, 1 0, इधर 1 है, 0 1, इधर 0 है, 1 0, ठीक है। इधर 1 है, 0 1, ठीक है।
अब जहाँ जहाँ सच बोला गया है वहाँ प्रॉबिलिटी 0.8 है, और जहाँ झूठ बोला गया है वहाँ पे प्रॉबिलिटी 0.2 है। सॉरी, फंबल कर गया मैं। ओके, तो भाई साहब ने इसको झूठ बोला 0.2, 0 से 1 0.2, 1 से 0 0.2। ओके फाइन। ओके, इधर आ जाओ। 0 से 0 सच 0.8, ये झूठ, ये सच। ठीक है, ऊपर वाला तो झूठ ही रखा हुआ है। 0.2, 0.8, ये 0.2, 0.8, 1 से 0 झूठ, सच। ठीक है फाइन। आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि ट्रांसमीटर ने इसको 1 दिया, तो रिसीवर को ये सारे मिले, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद एक एक पार्ट का आंसर देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो रिसीवर को 0 मिला, यहाँ से 0 मिला, तो कैसे मिला? 0.2, 0.2, 0.2, 0.08 है ना, मल्टीप्लाई। रिसीवर को 0 मिला, ट्रांसमीटर ने अगर रिले को 1 दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है 0 मिलने की, और भी बहुत सारी। ये 1 मिलने की प्रोबेबिलिटी। इस 1 पे कैसे पहुंच रहे हो बताओ? इस 1 पे तुम ऐसे पहुंचो, ऐसे, फिर ऐसे। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी लिख दूँ 0.8 1 से। तो रिसीवर को यहाँ 1 मिला है बेसिकली, यहाँ लिख दो। चलो मैं बाद में लिख देता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। रिसीवर को यहाँ 0 मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.08। हाँ, रिसीवर को यहाँ 1 मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.2 इंटू 0.8। बेटा आराम से देखते चलना, 2 दूनी 4, 0.032। हाँ, रिसीवर को यहाँ पे इसके पास 0 था, तो 0 से 1, तो 1 मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे पहुँचे हो? 0.2, 0.8, 0.2, 0.032। हाँ, ये बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में आया हुआ भी और बोलता है ट्री डायग्राम से करो इस सवाल को। ठीक है, बिना ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे बेसिकली इसको 0 था, इसने इसको 0 दिया है, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? रिसीवर के 0 तक 0.8, 0.8, 0.2, 64.128। ओके, सिमिलरली रिसीवर के 1 तक कैसे पहुँचे? 0.2, 0.2। ठीक है, यहाँ लिख दूँ 0.8, 16 दूनी 32। फाइन। यहाँ पे रिसीवर के 0 तक कैसे पहुँचे हैं? 0.8, 0.2, 0.8, 0.128। ठीक है, ओके। यहाँ रिसीवर के 0 तक कैसे पहुँचे हैं? 0.2, 0.8, 0.8, 0.128। और रिसीवर के 1 तक कैसे पहुँचे? 0.8, 0.8, 0.8, 0.512। 1 2 3। ओके, उसके बाद 1 2 3। ठीक है फाइन। नाउ अब सबसे पहला पार्ट, सारे पार्ट के आंसर चुटकियों में दिए जाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट हमसे कह रहा है बेटा, इफ 1 इज सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज सेंट बाय ऑल द रिले। ठीक है, सबको मतलब सारे के, अगर ट्रांसमीटर ने इसको 1 दे दिया, प्रोबेबिलिटी निकालिए इन सारे रिले ने सबको 1 ट्रांसफ़र किया हो, मतलब 1 ने 2 को भी 1 ट्रांसफ़र किया हो, 2 ने 3 को भी 1 ट्रांसफ़र किया हो, और 3 ने रिसीवर को भी 1 ट्रांसफ़र किया हो, तो वो सिर्फ एक ही केस है जो है ये, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.512। तो द फर्स्ट पार्ट का आंसर वुड बी ए है या फर्स्ट पार्ट है? ए का आंसर वुड बी 0.512। ठीक है, इसके बाद बी पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, बी के लिए कह रहा है, इफ 1 इज सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 received by the receiver given that 1 sent from the ट्रांसमीटर। हाँ, देखो ट्रांसमीटर ने 1 दे दिया,
अब रिसीवर के पास भी 1 पहुंचा हो, वो निकालना है। उस बीच क्या हो वो मैटर नहीं करता भैया। रिसीवर को 1 मिला हो ना, ट्रांसमीटर रिले 1 को 1 दे दिया हो। अब रिसीवर तक 1 कहां कहां पहुंचा है देखो, 1 2 3 4, 0.032 3 बार ऐड हो रहा है रिसीवर एंड 0.5। क्लियर, गुड। आगे देखो, कह रहे हैं सपोज दैट 70% ऑफ ऑल द बिट्स सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर्स आर 1, यानी 30% जीरो वाली बिट ट्रांसफर करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a 1 was sent by the transmitter basically? देखो फाइन, इसको रब कर रहा हूं गाइस। देखो 2 इवेंट ले रहा हूं, क्या 1 sent from the transmitter E2, 0 sent from transmitter, ओके। एक इवेंट जो गिवन इवेंट है वो क्या है, 1 received by the receiver, ओके, 1 received by the receiver, ओके। सो अगर मैं बात करूं यहां पे हमें निकालना क्या है बेसिकली, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी 1 received sent from transmitter given that 1 received by the receiver. So if you all agree, this is nothing but probability E1 into probability A given E1 plus probability E2, sorry E1 A given E1 plus probability E2 into probability A given E2. Huh? Now my main motive is to find, I have the probability of E1 and E2, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे probability of E1 कितना दे रखा है बेटा, 70%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना दे रखा है, 30%, ठीक है, फाइन। भाई बेस थ्योरम है ना यार, जो इवेंट मुझे दे रखे थे प्रायर वाले कि 1 भेजेगा 0 भेजेगा, उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने विद सर्टेन कंडीशन, ठीक है। अच्छा मैं ये रब कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। मैं सबसे पहले ना इस वाले इवेंट पे फोकस करना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 1 इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर गिवन दैट 1 is ट्रांसफर बाय द ट्रांसमिटेड टू रेली 1, ये है ना। इसने इसको 1 दिया और रिसीवर को भी 1 मिला, तो रिसीवर को 1 मिला वो हम निकाल चुके थे, याद करो क्या था, 0.032 0.032 0.032 प्लस 0.512। हाँ अच्छा बच्चों प्लीज़ ये समझना, ये ध्यान से समझना, मैं दोबारा उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने क्या बोला है कि 1 इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड 0 इज ट्रांसमिटेड टू द रेली 1। अब सुनो मेरी बात, देखो जब इसने इसको 1 दिया तो इस सबका वेन डायग्राम बन गया, मतलब ट्री डायग्राम बन गया ये सारा, ठीक है। तो आप ये देखो 1 से 1 तक पहुंचने के लिए, मतलब जो उसको मिला एग्जैक्टली रिसीवर को भी वही मिले, और जो उसको मिला रिसीवर को उसका उल्टा मिले। तो इसमें ना ये मैटर नहीं करता कि शुरुआत 1 से हुई या 0 से हुई, क्योंकि झूठ बोलने और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी तो सेम है, 0.2 और 0.8। मेरी बात सुनो, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, मैं चार प्रोबेबिलिटीज बोलता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहली प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ट्रांसमिटेड टू रेली 1, ठीक है, 1 रेली 1 को ट्रांसमिट हो चुका है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, ठीक है। मतलब जो रेली 1 के पास था, जो भी बाइनरी ऑपरेशन उसके पास आया था, यानी 1 आया था उसके पास, तो रिसीवर को भी 1 मिले, यानी सेम उस बीच में कुछ भी हो रहा हो। क्या इसका मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेली 1 को 0 मिला और रिसीवर को भी 0 मिला? अगर रिसीवर को भी 0 मिले, गिवन दैट रेली 1 को भी 0 मिले, इज इक्वल टू
रिसीवर को भी 1 मिले, गिवन दैट रेली 1 को भी 1 मिले, क्योंकि मुझे पता है 1 और 0 मिलने की प्रोबेबिलिटी 30%, 70% है, ठीक है। अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रायर प्रोबेबिलिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। तो अगर आपने 1 से शुरुआत किया और आपको 1 तक पहुंचना है, और अगर आप 0 से शुरुआत करते हो और आपको 0 तक पहुंचना है, तो 1 to 1 तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वही प्रोबेबिलिटी 0 से 0 तक पहुंचने की होगी। बिकॉज अगर तुम शुरुआत 0 से करते हो यार, अगर तुम शुरुआत 0 से करते हो तो क्या करते हो, झूठ 1, सच 0, प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेंगी। तुम एक काम करो, जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो एक काम करो, इसकी शुरुआत 0 से करो और बनाओ पूरा डायग्राम, करो टाइम वेस्ट अपना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना यार, इसमें बड़ा सिंपल सा फंड है। अगर इस भाई साहब को 1 मिला है तो मैंने बोला ऊपर वाला झूठ लेके चलते, नीचे वाला सच, आप भाई साहब भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको 0 मिला तब भी तो प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी झूठ और सच की। हाँ ठीक है, बाइनरी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, व्हाट्स अ बिग डील मैन। तो उसी हिसाब से तो फिर हम यहां पे भी पहुंचेंगे। तो 0 से 0 तक पहुंचना, बीच में कुछ भी हो। अच्छा एक बात सुनो, अभी हम एक प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि उसको 1 मिला, प्रोबेबिलिटी निकालो सबने एक दूसरे को 1 ट्रांसफर किया हो, यानी सबने एक दूसरे को सच बोला हो, तो प्रोबेबिलिटी आई थी 0.512, 0.8। सिमिलरली मान लो उसको 0 मिला हो और बाकी सबने भी 0 ट्रांसफर किया हो, तब भी तो प्रोबेबिलिटी 0.512 ही होगी। क्यों, इसको 0 मिला, इसने इसको भी 0 दिया, सच बोला झूठ बोला, सच। इसने इसको भी 0 दिया, इसने इसको भी 0 दिया, तब भी तो 0.512 ही आ रही है। तो 1 to 1 इस बीच में कुछ भी हो, 0 to 0 इस बीच में कुछ भी हो, ठीक है, विल बी सेम। सिमिलरली इसको 0 मिला, लास्ट वाले को 1 मिला, इसके बीच में कुछ भी हुआ हो, और इसको 1 मिला और लास्ट वाले को 0 मिला, उसके बीच में कुछ भी हो, वो भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी बेटा। यार मैंने बहुत चिल्ला लिया यार, तुम लोग खुद बना लो इसको 0 से मिलने वाला, समझ में आ जाएगा तुम लोग, ठीक है। इसके पास 1 हो, उसके पास 0, वो प्रोबेबिलिटी भी मैटर नहीं कर रही है, अभी सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैटर, मतलब ये इसको ट्रांसफर कर चुका है, वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी रिसीवर को 1 मिले, गिवन दैट ट्रांसमीटर ने इसको 0 दिया, विच इज इक्वल टू रिसीवर को 0 मिले, ट्रांसमीटर ने 1 दिया, ठीक है। दोबारा बोल रहा, रिसीवर को 1 मिले, गिवन दैट ट्रांसमीटर ने 0 दिया, इज इक्वल टू, लिख लेना, इज इक्वल टू रिसीवर को 0 मिले, ट्रांसमीटर ने 1 दिया। क्योंकि मैं पता उल्टा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने टेबल वैसे बना रखी है। तो रिसीवर को 0 मिले, ट्रांसमीटर को 1 दिया, ट्रांसमीटर ने 1 दिया, वो क्या है, ये 0.1283 बार आ रहा है प्लस 0.08, हाँ पुट कर दो, इस फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर इसको 0 मिलने के साथ तुम्हें ट्री डायग्राम बनाना है तो बना लो, क्योंकि तुम्हें लगता है ये प्रोबेबिलिटी तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो शुरुआत ही ट्रांसमीटर ने रेले को 1 दिया उससे किए, बट यहां तो रेले को 0 मिले, उसका केस क्या है, उसको 0 मिले, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिसीवर को 1 मिले, उल्टा निकालना है। तो उल्टे के लिए हम ये 0 1 और 1 0 एक ही बात है, देख लो पीछे देखो, बहुत कुछ बोला है मैंने यार, प्लीज। तो दिस इज मस्त क्वेश्चन, फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, फाइन, इसको लिख लो आराम से। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 94 पे। देखो, a chemical engineer is interested in detecting whether a certain trace impurity is present in a product. An experience has a probability 0.8 of detecting the impurity if it is present. अगर होगी तो 80% चांस है डिटेक्ट हो जाएगी। Probability of not detecting the impurity if it is absent. अगर नहीं होगी तो 90% चांस है कि डिटेक्ट नहीं होगी। होता है ना, कोई बीमारी है हमें और हम गए, वो डिटेक्ट हो जाए, उसके 80% चांस है, नहीं हो तो उसके 20% चांस है। हमें बीमारी नहीं है और वो बीमारी डिटेक्ट ही ना हो हमें, तो उसके 90% चांस है, और नहीं है फिर भी कोई बीमारी, वो बीमारी निकल जाए, उसके 10% चांस है। फॉल्स टेस्ट जिसे कहते हैं हम लोग।
प्रायर प्रोबेबिलिटीज ऑफ इम्प्योरिटी बीइंग प्रेजेंट एंड बीइंग एब्सेंट इज 0.4 0.6. क्लियरली पता लग गया, देयर आर 2 इवेंट्स, एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट. 3 experiment result in only 2 detection. What is the posterior probability that impurity is present? साफ साफ posterior probability बोला है तो दिमाग चल जाना चाहिए बेस थ्योरम. 94. 2 इवेंट लेते हैं. Impurity is present. E2. Impurity is absent. And the probability of E1 is 0.4 beta and absent is 0.6 beta. 3 separate experiment result only 2 detection. हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए जिसमें 2 में डिटेक्शन निकली. ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है. बेसिकली बेस थ्योरम में प्रोबेबिलिटी निकालनी है इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो. तो एक इवेंट ले लेते हैं, ओनली 2 डिटेक्शन आउट ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 2 डिटेक्शन आउट ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट इफ इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट. इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 80% है और ना डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 20% है. हमें बोला हुआ है 3 एक्सपेरिमेंट जब हमने 3 बारी टेस्ट किया तो उसमें से 2 बारी डिटेक्शन हो गई यानी 80%. अब वो 2 बारी कौन सी है वो नहीं पता. तो हो सकता है पहली बारी हो गई डिटेक्शन, दूसरी बारी हो गई, तीसरी बारी नहीं हुई. हो सकता है पहली बारी डिटेक्शन हो गई, दूसरी बारी नहीं हुई, तीसरी बारी हो गई, पहली बारी नहीं हुई और 2 बार हो गई. हाँ, तो एक तरह से थ्राइस ऑफ 0.8 मतलब जो भी कैलकुलेशन आया आप कर लेना, कोई इशू नहीं. 64 दूनी 128 हो गया ना ये, तो 0.128 इंटू 3. आई एम नॉट डूइंग कैलकुलेशन. ओनली 2 डिटेक्शन इफ इम्प्योरिटी इज एब्सेंट. तो एब्सेंट में डिटेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है और ना डिटेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है. तो जैसे ये आ गया था थ्राइस इंटू, क्योंकि ये 2 बारी सेम आ रहे थे, ऐसे अगला वाला आ जाएगा थ्राइस इंटू 0.8, नॉट 0.8, 0.1, 0.1, 0.9. ठीक है, हमें निकालना इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, E1 गिवन है. सारे बच्चे बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, ओके. 95 देखते हैं. 95 आई बिलीव सारे के सारे कर लोगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है 95 गाइज. ठीक है, सो आई एम रीडिंग 96. क्या कह रहा है? कह रहा है कंसीडर अ रेलवे सिग्नल सिस्टम. अ सिग्नल इज रिसीव बाय स्टेशन A फ्रॉम द ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस एंड देन ट्रांसमिट टू द स्टेशन B. Suppose that the original signal can be yellow or red, with probability 4/5 and 1/5 respectively. The probability that each station receive the signal correctly from its procedure is 3/4. If the signal received by station B is yellow, ठीक है, then the probability that original signal was yellow. देखो कुछ उसी तरीके का ये, बट इसमें सिर्फ 2 ही इवेंट हैं तो ज़्यादा हमें बनाने की कुछ खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं. देखो 96. हाँ, ओके. सो देर आर 2 इवेंट्स. पहला ऐसे ले लेते हैं, ओरिजिनल सिग्नल वॉज येलो. हाँ, सेकेंड रेड. गिवन इवेंट क्या है? सिग्नल रिसीव एट स्टेशन बी. गिवन इवेंट को M मान लो. सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन B इज येलो. हाँ, ठीक है. सो नाउ प्रोबेबिलिटी सिग्नल रिसीव एट स्टेशन B इज येलो गिवन दैट ओरिजिनल सिग्नल वाज येलो. सिग्नल रिसीव एट स्टेशन B इज येलो गिवन दैट ओरिजिनल सिग्नल वाज रेड. तो ऐसे है, मान लो ट्रैफिक कंट्रोलर स्टेशन A स्टेशन B. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना. सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है ना. हाँ, अब सिग्नल B को येलो पहुंचाना है. E1 मतलब ओरिजिनल सिग्नल वॉज येलो.
अच्छा, ओरिजिनल सिग्नल वॉज येलो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? आई थिंक 4/5, 4/5 है, ठीक है। इन रेड की 1/5। बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, हमें स्टेशन बी को येलो पहुंचाना है, गिवन दैट ओरिजिनल सिग्नल क्या था? येलो था, इसको येलो मिला, अब बी तक येलो पहुंचाना है। अब इसको अगर येलो मिला तो हो सकता है ये इसको सच बोल दे, मतलब ये इसको भी येलो बता दे, ये इसको भी येलो बता दे। तो ट्रैफिक कंट्रोलर ने ए को सच बोला और ए ने बी को भी सच बोला, इससे बी के पास येलो पहुंच गया क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल येलो था। ट्रैफिक कंट्रोलर के पास जो सिग्नल था वो येलो था, वो ए को क्या देता है? बी, और ए बी को क्या देता है वो देखना है। जो ट्रैफिक सिग्नल के पास, ट्रैफिक कंट्रोलर के पास येलो वाला ऑप्शन था, उसने वही ए को दे दिया, तो उसने सच बोला, ठीक है। और ए के पास येलो आया ट्रैफिक कंट्रोलर से, ए ने बी को भी येलो दे दिया, तो उसने भी सच बोला। प्लस अगर इसके पास येलो आया तो ये इसको झूठ बोले कि रेड आया, और इसके पास रेड आया तो ये इसको झूठ बोले कि येलो आया, तो बी तक तो येलो पहुंच जाएगा ना, तो दोनों झूठ बोले तो बी तक येलो पहुंचेगा। अगर ओरिजिनल बी को येलो पहुंचाना है बट ओरिजिनल सिग्नल रेड है, इसके पास रेड है और यहाँ येलो पहुंचाना है, तो सिर्फ एक झूठ एक सच चलेगा। इसके पास रेड है तो रेड टू येलो झूठ और येलो टू येलो सच, हाँ। रेड टू रेड सच, रेड टू येलो झूठ। तो 3/4 इंटू 1/4 बेटा, और 1/4 इंटू 3/4, ओके। एनी डाउट एनीवन? अब हमें निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी इवन गिवन m। मुझे नहीं लगता मुझे अब ये सवाल सॉल्व करने की आगे कतई ज़रूरत है, ठीक है, कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। A physical therapist in enormous state university knows that the football team will play 40% of his game on artificial turf for this season. He also knows that the football player chance of incurring a knee injury is 50% are higher if he is playing on artificial turf instead of grass. If player probability of knee injury on the artificial turf is 0.42, what is the probability a randomly selected football player incurs a knee injury? और दूसरा है a randomly selected football player with knee injury incurred the injury playing on a grass. देखो ध्यान से, बढ़िया सवाल है, बड़ी देखिए क्या कह रहे हैं। सुनो, 97। अगर आपने ये देखा हो तो पूरा सवाल पढ़ते हुए आपको एक चीज़ नज़र ये आई हो कि दो इवेंट चल रहे हैं, या तो आर्टिफिशियल टर्फ पे खेलेंगे या ग्रास पे खेलेंगे, और दोनों में खेलने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है नी इंजरी होने की। अब देखो, मैं बहुत डिटेल में ना जाऊँ, बेस क्यों है क्या है, वो इतने सारे सवालों में मैं आपको समझाता आ भी रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि जो नी इंजरी की प्रॉबिलिटी है वो डिपेंड करती है वो आर्टिफिशियल टर्फ पे खेल रहा है या ग्रास पे खेल रहा है। बाकी आर्टिफिशियल टर्फ और ग्रास पे खेलना के लिए कोई कंडीशन नहीं है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। सो दो इवेंट मान लेते हैं, E1 E2। पहला प्लेइंग ऑन आर्टिफिशियल टर्फ एंड प्लेइंग ऑन ग्रास, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग ऑन आर्टिफिशियल टर्फ कितनी है मेरे पास? 0.4, और डेफिनेटली द अदर ऑप्शन कुछ नहीं गिवन है तो 0.6 से लिया जाएगा बेटा। मैंने आपको बताया था जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, जितने प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ के इवेंट होते हैं उनकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, ठीक है। ठीक है, एक ई ले लेते, एक ए इवेंट ले लेते कि नी इंजरी हो गई उसको, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नी इंजरी प्लेइंग ऑन आर्टिफिशियल टर्फ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लेइंग ऑन ग्रास, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है इफ़ अ प्लेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ नी इंजरी ऑन आर्टिफिशियल टर्फ इज 0.42, ठीक है। आर्टिफिशियल टर्फ पे अगर खेलता है और उसे नी इंजरी हो जाए, ठीक है, एक काम करो के दे दूँ इसे, इससे बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। नी इंजरी हो जाए, आर्टिफिशियल टर्फ पे खेल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.42, हाँ। और इफ ही ऑल्सो नोज दैट फुटबॉल प्लेयर चांसेस ऑफ इंक्रीज, थर्ड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, सेकेंड लास्ट लाइन,
incurring a knee injury are 50% higher if he is playing on artificial turf instead of grass. अब कितने बच्चों ने कैलकुलेट किया, आई डोंट नो. ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसको x मान लो. ठीक है, 50% हायर इसमें. ठीक है, कह रहे हैं जो ये प्रोबेबिलिटी है ये सिर्फ 50% ज़्यादा है, यानी x प्लस 50% ऑफ x इज़ नथिंग बट 0.42. तो x क्या आ गया, 0.42 डिवाइड बाय 1.5. इसको डिवाइड करें, 0.42 डिवाइड बाय 1.5, सॉरी 0.28. तो जिन्होंने 0.21 लिया होगा ना बेवकूफ़ हो, वो नहीं होगा. तो अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ लो तो साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में. कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ये रहा कि ही ऑल्सो नोज दैट फुटबॉल प्लेयर चांसेस ऑफ इंक्रीइंग अ नी इंजरी होने के चांसेस जो हैं 50% ज़्यादा हैं. ठीक है, इफ़ ही इज़ प्लेइंग ऑन आर्टिफिशियल टर्फ इंस्टेड ऑफ ग्रास. अगर ग्रास की जगह आर्टिफिशियल टर्फ पे खेलता है तो प्रोबेबिलिटी इससे 50% ज़्यादा है नी इंजरी होने की. तो x प्लस 50% ऑफ x इज दिस, ये आ गया. नाउ व्हाट दे आर डिमांडिंग इन द फर्स्ट पार्ट, दे आर सेइंग फाइंड दी अ फुटबॉल प्लेयर इंक्रीइंग अ नी इंजरी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ k निकालना है. आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत है. ठीक है, बी पार्ट, a randomly selected football player with knee injury incurred the injury playing on grass. ठीक है, grass given that knee injury, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है, a crime is committed by one of the two suspect A and B. Initially there is equal evidence against both of them. In further investigation at the crime scene, it is found that the guilty party had a blood type found in 10% of the population. Suspect A does match this blood type, whereas B blood type of suspect B is unknown. Given this information, what is the probability A party is a guilty party? Crime जिन्होंने किया है उसके लिए दो सस्पेक्ट है A and B, दोनों के अगेंस्ट इक्वल एविडेंस है, मतलब दोनों के मुजरिम साबित होने या ना साबित होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है. जो भी सस्पेक्ट होगा, जो भी क्राइम गिल्टी पार्टी निकलेगी जिसने क्राइम किया होगा, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड टाइप होगा, वो 10% पॉपुलेशन में पाया जाएगा. बी पॉजिटिव आता है, वो पॉजिटिव, वॉट एवर द ब्लड टाइप आता है, ऐसा ब्लड टाइप 10% पॉपुलेशन में नज़र आता है. ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए का ब्लड गिल्टी पार्टी के ब्लड से मैच करता है. ठीक है, बी के बारे में नहीं पता, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए गिल्टी पार्टी. शुरुआत में हमें प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, ए गिल्टी पार्टी, बी गिल्टी पार्टी, या ए, यही है ना, एक मिनट, हाँ, इक्वल एविडेंस है बोथ ऑफ देम, तो दोनों के गिल्टी होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, ना होने की भी हाफ है. उसके बाद हमें एक कंडीशन पे प्रोबेबिलिटी निकालने की बोलती है, प्रोबेबिलिटी ए गिल्टी पार्टी निकले गिवन दैट ए का ब्लड मैच करे गिल्टी पार्टी के साथ. ठीक है, तो ध्यान से देखो, 98 इवन ले लेते हैं, ए इज़ अ गिल्टी पार्टी, हाँ, E2 ले लेते हैं, बी इज़ अ गिल्टी पार्टी. एम एक इवन ले लेते हैं, ए इज ब्लड मैचेस विद द गिल्टी पार्टी. हाँ, probability A's blood matches with the guilty party given that A is guilty. M आएगा, सॉरी. Probability A's blood matches with the guilty party given that B is guilty. Now please understand this. मैं कहता हूँ A का ब्लड गिल्टी पार्टी के साथ मैच करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी गिवन दैट A गिल्टी है. मेरा ब्लड गिल्टी पार्टी के साथ मैच करता है और मैं ही गिल्टी हूँ, तो मेरा ब्लड मेरे से मैच कराओगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%. A's ब्लड मैचेस विद द गिल्टी पार्टी बट बी गिल्टी. मेरा ब्लड गिल्टी पार्टी के साथ मैच कर रहा है बट गिल्टी पार्टी बी है, तो मैं उस पॉपुलेशन का पार्ट हो गया जिनका ब्लड गिल्टी पार्टी से मैच करता था. 10% पॉपुलेशन ऐसी है
जिनका ब्लड टाइप गिल्टी पार्टी से मैच करता है। तो मैं बोल रहा हूं इफ माई ब्लड इज मैचेस विद द गिल्टी पार्टी एंड समवन एल्स इज गिल्टी, देन वट एवर दी हिज और हर ब्लड ग्रुप, वो मेरा भी है। यही वो प्रोबेबिलिटी है। और मुझे दे रखा है 10% ऐसी पॉपुलेशन है जिनका ब्लड गिल्टी पार्टी से मैच करते हैं, यानी मैं उस 10% पॉपुलेशन का पार्ट हूं। 10% हमें निकालना है E1 गिवन A। निकाल दो यार, बट उससे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों कितने हैं बच्चों? हाफ। अब इतने सवाल कर लिए, मैं लिख देता हूँ। हाफ इंटू 1, हाफ इंटू 1, हाफ इंटू 1/10, 1/1 प्लस 1/10, हाफ हटा लो, 10/11 इज द आंसर। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसी के साथ बेस थ्योरम समाप्त होता है मेरी तरफ से। अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो मिसलेनियस है उसको खुद करें। मिसलेनियस में बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त, उसको करें। वो मिक्स है, मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अभी टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई हो रही थी, अब देयर इज़ नो टॉपिक एज सच, मिक्स क्वेश्चन। पेपर में तो लिखा नहीं आएगा बेस है, कंडीशनल है, ये फलाना है, ढिमका है, ये लिखा नहीं आएगा। तो इसलिए अब आप लोग मिसलेनियस शुरू कीजिए खुद। अब आप बोलोगे सर आप करोगे? हाँ, मेरे को तो करनी पड़ेगी। तुम लोग सामने नहीं बैठे तो क्या करो? मैं तो ये सोचूंगा क्या नाम है, तुमसे नहीं हो रहा, या कुछ जो अच्छे बच्चे हैं प्लीज़ बच्चों, मैं आप लोगों को कभी भी आप लोगों की बेइज्जती नहीं करता ना, आपके बारे में कुछ गलत बोलता हूँ। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मिसलेनियस सारे के सारे खुद ट्राई करें और उसके बाद मिसलेनियस के सॉल्यूशन चेक करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।